फ्लैशबैक में आज आपको मैं लेके चलता हूं फिर से जयपुर एक बार। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की एक रैली थी। 1 दिसंबर 2017 का वो दिन था और ये पहली रैली थी जो हमने चैनल बनाने के बाद जिसे कवर करने के लिए दिल्ली से बाहर गए थे। पैसे इकट्ठे किए, सारे सामान, सारा इंतज़ाम किया, नए कैमरा था वो खरीदा और रैली कवर करने के लिए पहुंच गए। रैली कवर करने से एक दिन पहले पहुंचे, पहले गए पंडाल, देखा वहां पे क्या कुछ हो रहा है, फिर वापस अपने होटल गए। उसके बाद फिर से शाम के समय, रात के समय फिर पंडाल गए तैयारियों का जायजा लेने के लिए। हम भी देख रहे थे कि किस तरह तैयारियां होती हैं। उसके बाद फिर बहन जी की रैली हुई और उसमें ज़बरदस्त तरीके का एक जन समूह उमड़ा। उसके बाद क्योंकि हम पहली बार रिपोर्टिंग करने बाहर गए थे तो हमारे साथ भी बहुत सारी पेचीदगियां थी। एडिटिंग करने के लिए हमने जो लैपटॉप अपने पास रखा हुआ था, रैली के ठीक बाद दबाव ये था कि हम जल्दी से जल्दी अपलोड कर दें इस रिपोर्ट को, ताकि आप लोग सुन सकें कि क्या भाषण रहा, क्या कुछ बोला बहन जी ने। और लैपटॉप की बैटरी खत्म होती चली गई, एडिटिंग होने में समय लग गया। तजुर्बा हमको नहीं था कि किस तरह से एडिटिंग करी जाए, छोटी फाइल कैसे बनाई जाए, और फाइल बन गई 1.5 GB से भी ऊपर की। और वो 1.5 GB की फाइल को अपलोड करने के लिए एयरटेल जियो के नेटवर्क को इस्तेमाल करते करते काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। लैपटॉप की बैटरी ख़त्म होने वाली थी और सारा गुड़गोबर हो जाता। लेकिन फिर हम पास के ही एक सिनेमा हॉल है, सांगानेरी गेट के पास एक पीछे सिनेमा हॉल है, वहाँ गए, गार्ड से रिक्वेस्ट करी और रिक्वेस्ट करके फिर जो खिड़की होती है टिकट विंडो, वहाँ से उसने पावर कनेक्शन हमको दिया, तब जाके हम उसको अपलोड कर पाए। सुनिए क्या कुछ कहा था उस दिन बहन जी ने। बहुत सारी अहम ऐतिहासिक बातें भी कही थी, मंडल कमीशन के बारे में बात हुई थी, सुनिए। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सभी विरोधी पार्टियों में से सबसे पहले बीजेपी व एनडीए की नीतियों व कार्यशैली के बारे में ये कहना चाहूंगी कि जब से केंद्र में वे आपके प्रदेश सहित देश के कई और राज्यों में भी, आपके राजस्थान प्रदेश सहित देश के कई और राज्यों में भी बीजेपी व इनके एनडीए की सरकारें बनी हैं, तो तब से इन्होंने अपने खासकर आरएसएस के हिंदुत्ववादी व पूंजीवादी एजेंडे को लागू करने के लिए अपनी जातिवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व पूंजीवादी सोच के तहत चलकर यहाँ पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों आदि का हर मामले में वे हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा शोषण व उत्पीड़न किया है, जो अभी तक भी लगातार जारी है। और दलितों के मामले में तो इन्होंने शुरू से ही अपने इसी ही एजेंडे को आगे रखकर पहले हैदराबाद का दलित रोहित वेमुला कांड व गुजरात का दलित ऊना कांड कराया, और फिर इसके बाद इन्होंने एक सोची समझी राजनीतिक साजिश व षड्यंत्र के तहत ही उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में इस वर्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के कुछ दिन बाद ही वहां महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर जुलूस निकालने की एक मामूली सी बात को लेकर वह उसकी आड़ में वहां जानबूझकर दलितों का बड़े पैमाने पर शोषण व उत्पीड़न आदि कराया है, जिसका पर्दाफाश करने व जनहित से जुड़े कुछ अन्य और जरूरी मुद्दों पर भी जब मैंने राज्यसभा के नियमों के मुताबिक चलकर सदन में अपनी बात रखनी शुरू की, तो तब फिर इन्होंने अर्थात बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत ही खासकर सहारनपुर जिले के शब्बीरपुर गांव में हुए दलित उत्पीड़न के मुद्दे पर
मुझे इस बार राज्यसभा सदन में अपनी पूरी बात को भी सही ढंग से नहीं रखने दिया था, जिसे गंभीरता से लेते हुए ही फिर मैंने ये सोचकर अपने राज्यसभा के पद से उसी दिन अर्थात दिनांक 28 जुलाई सन 2017 को ही तुरंत इस्तीफा दे दिया था कि जब मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत व लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर अर्थात संसद के अंदर भी अपने देश के खासकर दुखी व पीड़ित एवं कमजोर वर्गों के लोगों को न्याय दिलाने के लिए यह अपनी पूरी बात भी सही ढंग से नहीं रख सकती हूँ, जिनके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी भी समर्पित की है, तो तब फिर ऐसी स्थिति में मेरे लिए अब यहाँ राज्यसभा में बने रहने का कोई खास औचित्य नहीं रहा। और यही सब सोचकर मैंने फिर राज्यसभा के पद से इस्तीफा दिया। लेकिन इसके साथ साथ उसी दिन मैंने ये भी फैसला लिया था कि अब मुझे पूरे देश में एक ध्यान होकर यहाँ सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं गरीबों, मजदूरों, किसानों व व्यापारियों आदि इन सभी लोगों को बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली के बारे में इन्हें जागरूक व तैयार करके फिर इनके जरिए यह सभी जातिवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व पूंजीवादी पार्टियों को केंद्र व राज्यों की सत्ता में आने से रोकना होगा। ये भी मैंने फैसला लिया। हालांकि यही सब सोचकर यहाँ वर्षों पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी दिनांक 27 सितंबर सन 1951 को अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से यहाँ हिंदू धर्म में व्याप्त जातिवादी व गैर बराबरी वाली वर्ण व्यवस्था के शिकार करोड़ों लोगों को अर्थात यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों आदि लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए भारतीय संविधान में विशेष कानूनी अधिकार दिलवाए हैं। इसलिए पूरे देश में यहाँ इन वर्गों के लोगों को भारतीय संविधान के तहत इन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण व अन्य और जो भी सुविधाएं मिली हैं, तो ये सब देन यहाँ कांग्रेस, नेहरू, गांधी व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी देन एकमात्र अकेले यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्हें अब ये पार्टियां जो कानूनी अधिकार इन वर्गों के लोगों को दिलवाए, तो उन्हें अब ये पार्टियां किसी न किसी रूप में खत्म करने में लगी हुई हैं। और इसी मानसिकता के तहत चलकर अब यहाँ सभी विरोधी पार्टियां अपनी अपनी सरकारों में इन वर्गों के लिए प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की व्यवस्था किए बिना ही अपने अपने आरक्षण देने की व्यवस्था किए ही अपने बड़े बड़े मंत्रालयों के, अपनी सरकार के बड़े बड़े मंत्रालयों के अधिकांश कार्य प्राइवेट सेक्टर को ही देकर अब इनके आरक्षण को भी काफ़ी कम करने में लगी हुई है। आप लोगों को ये मालूम है कि जब पहली बार सेंटर में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी थी, तो उस समय बीजेपी के लोगों ने ये पूरा प्रयास किया था कि भारतीय संविधान की समीक्षा करके तो इस देश में दलितों को, आदिवासियों को, अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को तो जो कानूनी अधिकार मिले, आरक्षण व अन्य और जो भी सुविधाएं मिली हैं, उन्हें भारतीय संविधान की समीक्षा करने की आड़ में खत्म कर दिया जाए। लेकिन जब हमें
इनकी इस मंशा का एहसास हुआ तो फिर हमारी पार्टी ने इसके खिलाफ पूरे देश भर में एजिटेशन किया, संघर्ष किया। तो जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी फिर भारतीय संविधान की समीक्षा नहीं कर पाई, लेकिन ये लोग चुप नहीं बैठे और अब इन्होंने क्या फैसला लिया है। अब ये लोग केंद्र और राज्यों में बीजेपी, खासकर बीजेपी की केंद्र में वर्तमान सरकार है और राज्यों में भी, कुछ राज्यों में भी, तो अब इन्होंने तो आपके आरक्षण को खत्म करने के लिए, क्योंकि भारतीय संविधान में तो ये उसकी समीक्षा करके उसको तो खत्म नहीं कर पाए जो वर्षों पहले इनकी चाहत थी, लेकिन अब इन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार ये किया है कि अपनी सरकार के, या कि ये इन लोगों ने अपनी सरकार में जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं, महत्वपूर्ण जो कार्य हैं, तो वो तो सरकारी विभाग से ना कराकर, तो जो सरकारी एजेंसी है उनसे ना कराकर प्राइवेट सेक्टर के जरिए करा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार से तो ये अब आपके आरक्षण को धीरे धीरे खत्म करने में लगे हुए हैं, जबकि इनके पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने पहले ही काफी हद तक प्रभावहीन बना दिया है और इनका आरक्षण का कोटा भी अभी तक इन्होंने पूरा नहीं किया है। और इतना ही नहीं, बल्कि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को तो इन्होंने अपने वोटों के स्वार्थ में तो इन्हें बीएसपी से दूर रखने के लिए अभी तक ऐसा जताया हुआ है, ऐसा इंप्रेशन दिया हुआ है जैसे बीएसपी जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो उनको आरक्षण दिए जाने के खिलाफ है। इस किस्म का इंप्रेशन विरोधी पार्टियों ने और खासकर बीजेपी ने बीएसपी के बारे में दिया हुआ है, जबकि वास्तव में इन वर्गों की, यानी कि जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाने में यहाँ अहम भूमिका बहुजन समाज पार्टी की ही रही है, जिसके लिए बीएसपी को काफ़ी कड़ा संघर्ष भी करना पड़ा है। और इस संबंध में यहाँ मैं पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, केंद्र में जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी तो कांग्रेस पार्टी के पावर में रहते हुए ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी और पिछड़े वर्ग के लोग सेंटर में कांग्रेस पार्टी की सरकार के ऊपर दबाव बना रहे थे कि आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने अपनी हीन व जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। और लेकिन फिर क्या हुआ, हमारी पार्टी बन चुकी थी, फिर हमारी पार्टी को ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए तो पूरे देश भर में फिर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उस समय काफ़ी कड़ा संघर्ष किया हमारी पार्टी ने, क्योंकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में आ गई थी, सेंटर में कांग्रेस पावर में थी, लेकिन कांग्रेस ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। फिर हमारी पार्टी ने तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए पूरे देश भर में जबरदस्त संघर्ष किया। और इतना ही नहीं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए फिर हमारी पार्टी ने तो दिल्ली देश की राजधानी है, लगभग 6 महीने हमारी पार्टी ने बोट क्लब पर धरना प्रदर्शन किया था मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए, पूरे देश भर में संघर्ष किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने फिर भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, जिसका आगे चलकर फिर नतीजा ये हुआ कि देश में सन 1989 में लोकसभा के हुए आम चुनाव में फिर कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी और इसके स्थान पर फिर जनता दल के नेता श्री बीपी सिंह के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बन गई थी, जिसको उस समय जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली, जिसको उस समय
जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी ने भी बाहर से अपना समर्थन दिया हुआ था। और उस दौरान 1989 में जब श्री बीपी सिंह के नेतृत्व में सेंटर की गवर्नमेंट बनी, बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय भारतीय जनता पार्टी, अन्य और भी पार्टियां थी जिन्होंने जनता दल के साथ मिलकर लोकसभा का आम चुनाव लड़ा। और बीजेपी सरकार में तो शामिल नहीं हुई थी, लेकिन बाहर से समर्थन जनता दल को दिया हुआ था। और 1989 में तो उस दौरान हमारी पार्टी के लोकसभा में पहली बार 3 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर आए थे। 14 अप्रैल 1984 को पार्टी का गठन किया गया था और 1989 में जब लोकसभा का आम चुनाव हुआ तो हमारे 3 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर आए थे, जिसमें मैं खुद भी मेंबर पार्लियामेंट बनी थी उत्तर प्रदेश की बिजनौर लोकसभा की सीट से। और हमारे भी 3 एमपी थे। लेकिन जब बीपी सिंह की सरकार बनी तो श्री बीपी सिंह ये चाहते थे कि बहुजन समाज पार्टी भी सरकार में शामिल हो, या तो शामिल हो जाए या बाहर से समर्थन दे दे। श्री बीपी सिंह ने हमसे बात किया तो हमने श्री बीपी सिंह को यही कहा कि हम आपकी सरकार में तो शामिल नहीं होंगे, लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। यदि आप हमारी 2 शर्तों को मान लेते हैं तो फिर हमारी पार्टी आपको बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हो जाएगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप बाहर से ही दे दो समर्थन। तो हमारी 2 शर्तें क्या थी? पहली शर्त ये थी, हमने श्री बीपी सिंह को ये कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी पूरे देश भर में तो बरसों से वो संघर्ष कर रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। और लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी सेंटर में पावर में रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया है। तो हमारी पार्टी ये चाहती है कि आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करें। पहली शर्त ये थी। दूसरी शर्त ये थी कि सेंटर में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत के दौरान ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई, लेकिन कांग्रेस ने उसे लागू नहीं किया। तो हमारी पार्टी ये चाहती है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाए। ये 2 शर्तें थी। और अच्छी बात ये रही कि श्री बीपी सिंह ने हमारी दोनों शर्तों को मान लिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू कर दिया। लेकिन इस सरकार को बाहर से समर्थन दे रही भारतीय जनता पार्टी को उस समय ये अच्छा नहीं लगा। ना बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि देना उनको अच्छा लगा, ना मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करना अच्छा नहीं लगा। और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट का। और पूरे देश भर में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जो जब लागू हुई, इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इतना ही नहीं, और भारतीय जनता पार्टी ने फिर श्री बीपी सिंह की समय से पहले ही इन्हीं दोनों मुद्दों के ऊपर इनकी सरकार गिरा दी थी। समय से पहले ही फिर बीपी सिंह की सरकार गिर गई थी। लेकिन अब केंद्र में वर्तमान बीजेपी की सरकार इन वर्गों के, यानी कि ओबीसी वर्गों के वोटों के स्वार्थ में आए दिन या किस्म किस्म के नाटक करती रहती है। और इस संदर्भ में ताज़ा उदाहरण ये है कि अब जब केंद्र में बीजेपी की सरकार को बने हुए लगभग 3 वर्षों से भी ज़्यादा समय हो चुका है, तो अब इनको यहाँ अचानक पिछड़े वर्ग के हित में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की याद आ गई है। इसके साथ ही अब इन वर्गों की
2 कैटेगरी बनाने के लिए आयोग गठित करने की भी इनको याद आ गई है। और ये सब केवल इनका अपना राजनीतिक स्वार्थ व हथकंडा ही है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। जबकि केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार के चलते हुए इन वर्गों की मंडल कमीशन की रिपोर्ट के लागू होने पर उस समय बीजेपी ने इनकी सरकार गिरा दी थी। और साथ ही इसके विरोध में मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब लागू हुई तो इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन आदि भी खूब किया था। इसलिए ऐसी स्थिति में अब पूरे देश के पिछड़े वर्ग के लोगों को हर स्तर पर इनसे सावधान रहना है। और इतना ही नहीं बल्कि अब तो पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ यहाँ ओबीसी वर्गों के ऊपर भी हर स्तर पर बड़े पैमाने पर शोषण व उत्पीड़न आदि हो रहे हैं। इसके साथ साथ इनकी गलत नीतियों व गलत कार्यशैली की वजह से पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं अपर कास्ट समाज में से गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी आदि लोगों की भी हालत हमें अभी तक भी कोई खास